गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल मींस क्रेब्स साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने रेस्पिरेशन वाला जो पोर्शन किया था उसमें हमने जो हमारा रेस्पिरेशन था, हवा अंदर कैसे आती है ऑक्सीजन और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, वो समझा था। उसके बाद हमने सेलुलर रेस्पिरेशन जो था उसके अंदर जो है ग्लाइकोलिसिस साइकिल को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसमें से जो दो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं पिछले एग्जाम में। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? एक पहले मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको प्लीज़ आप मिस मत कीजिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। हो सकता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगता हो। ठीक है, कुछ लोगों को लग सकता है, बट उसको आप इग्नोर मत कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक क्वेश्चन भी इसके अंदर से आता है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन जो है कहाँ पर होता है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि वैसे तो क्रेब्स साइकिल में टोटल 12 एटीपी बनते हैं, बट ये जो एटीपी है आपके NADH वाले और FADH वाले, ये एटीपी अगले साइकिल में जाकर के आपको मिलते हैं इनके ऑक्सीडेशन करने पर। ठीक है, बट जो एक एटीपी हमको डायरेक्ट मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है? आप देखोगे कि सक्सिनाइल कोए जब कन्वर्ट होता है किसमें? सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, तब जाकर के आपको ये एटीपी यहाँ पर फॉर्म होता है, आपको एनर्जी का एक जो मॉलिक्यूल है एटीपी वो मिलता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है विकार्बोनीकरण, मतलब कि कार्बन की संख्या का कम होना। जिससे कि आप देखोगे कि यहाँ पर एसिटाइल कोए जो है 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसमें कार्बन कितने हैं? 2 है। आप देखोगे कि सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर सक्सिनाइल कोए में 4 कार्बन है। ठीक है, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन, मतलब कार्बन की जो संख्या है उसमें कोई कमी नहीं आई है, इसीलिए उसको बोला जाता है विकार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक एटीपी डायरेक्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। फाइन, फिर यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है एग्जाम में आपको कि आपका जो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, वो केवल किस कंडीशन पर होता है? एरोबिक कंडीशन पर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। क्रेब्स साइकिल की जगह फिर क्या होगा? क्रेब्स साइकिल की जगह फिर फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा। अगर क्रेब्स साइकिल को आपको कराना है सेल के अंदर तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, मतलब एरोबिक कंडीशन में। तो यहां पर आप देखोगे कि क्रेब्स साइकिल एरोबिक कंडीशन में ही होता है। ठीक है, हालांकि इस पूरे क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन का कहीं भी यूज नहीं होता है। ठीक है, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहां पर अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस जो है ये लास्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसके अंदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के जरूर आता है, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं आपको फिर से एक थोड़ी सी समरी बता देता हूं, जिन बच्चों ने हो सकता है पिछले लेक्चर मिस किए हो तो वो समझ जाए कि हम कहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर। ठीक है, कोई भी कोशिका है, कोई भी सेल है, उसके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? रेस्पिरेशन का मतलब है कि फूड जो है, खाना जो है हमारा, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, उस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिले। ठीक है, अब सेल, भाई बॉडी ने अपना काम कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपना काम कर दिया है कि जो भी खाना आपने खाया है उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है। अब सेल का काम है कि उस ग्लूकोज से वो क्या निकाले? उस ग्लूकोज से वो एनर्जी निकाले, तभी तो हमारी बॉडी वर्क करेगी। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करती है सेल? 3 तरह के साइकिल को परफॉर्म करती है। पहला था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा है अब हमारा क्रेब्स साइकिल, ठीक है, और तीसरा जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आएगा, मतलब कि अगली लेक्चर में उसको हम कवर करने वाले हैं। तो इन तीनों साइकिल से फाइनली लास्ट में हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस जो था वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता था, मतलब ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, तो सेल का जो मैट्रिक्स था ये वाला, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक, और अब जो ये क्रेब्स साइकिल हम पढ़ने वाले हैं, ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है।
मतलब सेल का जो एक ऑर्गन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका द्रव्य में या उसका जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर जो है ये आपका क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, आप इमेजिन करिए कि मैट्रिक्स के अंदर हम बैठे हुए हैं और वहां पर इस साइकिल को होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है अभी साइकिल के अंदर, देखिए आप कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने क्या बनाया था, फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो था उसका फाइनल प्रोडक्ट जो था वो पायरुविक एसिड होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल जो है वो पायरुविक एसिड मतलब ग्लाइकोलिसिस के बाद डायरेक्ट क्या क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाता है क्या? तो नहीं होता स्टूडेंट्स। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है वो पायरुविक एसिड पहले किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोए में। किसके थ्रू? एसिटाइलेशन के थ्रू। ठीक है, एसिटाइलेशन मतलब एसिटिलीकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? वो कन्वर्ट होता है आपके एसिटाइल कोए के अंदर, और तब जाकर के फिर क्रेब्स साइकिल जो है स्टार्ट होता है। क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोए से स्टार्ट होता है। ठीक, अगर आप देखोगे कि चाहे आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हो, ठीक है, या आपने फैट्स लिए हो या आपने प्रोटीन लिया हो, ठीक है, मतलब हमारा जो फूड होता है उसके अंदर जनरली ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे रोटी वगैरह हम खाते हैं, फैट्स भी होता है जैसे ऑयल या घी हम लेते हैं, और प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे आपकी दालें वगैरह हैं, या और भी कुछ दूसरा प्रोटीन का सोर्स दूध या पनीर हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जनरली हमारे फूड में जो है वो अवेलेबल होती है, खाने में होती है। ठीक, अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन करोगे तो भी एसिटाइल कोए बनेगा। ठीक है, अगर आप फैट को बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू जाएगा तो भी एसिटाइल कोए बनता है लास्ट में, और अगर प्रोटीन को डीएमिनेशन के थ्रू आप करोगे तब भी लास्ट में क्या बनने वाला है? एसिटाइल कोए। दैट मीन्स कि आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या फैट हो या प्रोटीन हो, तीनों को फाइनली जाना किस में है? क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्योंकि उन सभी में लास्ट में क्या बनने वाला है? एसिटाइल कोए बनेगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट को भी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एसिटाइल कोए बनाएगा जो कि क्रेब्स साइकिल में जाएगा। जो आपका फैट है वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है एसिटाइल कोए फॉर्म करेगा, और जो प्रोटीन है वो डीएमिनेशन के थ्रू प्रोटीन फॉर्म करेगा, डीएमिनेशन के थ्रू जो है एसिटाइल कोए फॉर्म करेगा, जिससे कि एसिटाइल कोए फाइनली फिर किस में जाता है? क्रेब्स साइकिल में। मतलब कि ये तीनों ही स्थितियों में क्रेब्स साइकिल तो होता ही है, चाहे आप कुछ भी खाएं, आपकी सेल्स में क्रेब्स साइकिल 100% परफॉर्म होगा। बस उसकी एक ही कंडीशन है कि वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि ह्यूमन बींग्स में अवेलेबल होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक होता है, मतलब वायु ही श्वसन होता है हवा की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाता है, क्योंकि ये क्या करने वाला है? ये एसिटाइल कोए जो है आपका, ठीक है, और फाइनली इससे आपको मिलेगा क्या? आपको एटीपी जनरेट होगी, और फिर ये आगे जो है जाकर के जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, और फाइनली ये जो आपका NADH और FADH बना है इससे भी आपको लास्ट में जाकर के ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो अब इसका नाम क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल कहने का उसका रीजन है कि इसमें जो पहला स्थायी यौगिक बनता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिट्रिक एसिड साइकिल। फाइन, फिर दूसरा इसका नाम है TCA। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है सारे। ठीक है, मतलब COOH ग्रुप जिनमें है वो वाले सारे एसिड है, तो इसीलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है, या TCA भी इसको बोला जाता है। और फाइनली इसको जिसने डिस्कवर किया था या इसके बारे में हमें जिसने बताया था वो थे हमारे क्रेब्स साइंटिस्ट थे एक, तो इसलिए उनके नाम के साथ ही इसका नाम भी चलता है क्रेब्स साइकिल। फाइन, चलिए, तो ये तो उसके नाम की बात हो गई। अब इसको हम शुरू करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस से आया कौन सा? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड आया, जिसको कि एसिटाइलेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट किया गया? एसिटाइल कोए में। फाइन,
एसिटाइल कोए एक 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है। कितने कार्बन है इसके अंदर? 2 कार्बन है, और इसके अंदर 2 कार्बन है। अब यहाँ पर देखोगे कि सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? सिट्रिक एसिड में जो है 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ये जो 4 कार्बन ये कहाँ से आ रहे हैं भाई? एसिटाइल कोए जो हमारा जहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पर तो 2 ही कार्बन है, बट जो आपका सिट्रिक एसिड है उसके पास 6 कार्बन है, तो 4 कार्बन कहां से आ रहा है? तो आप देखोगे कि ऑक्जेलो जो आपका एसिटिक एसिड है उससे 4 कार्बन जो है एसिटाइल कोए जो है बारो करता है या उधार लेता है। ठीक है भाई, कोई भी मान लीजिए आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है कोई चीज़ तो हम किसी दूसरे से उधार लेते हैं, तो वैसे ही आपका जो एसिटाइल कोए है वो यहाँ से 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बारो करता है, लेता है, और फिर जो है क्रेब्स साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से फर्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है? सिट्रिक एसिड जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन वाला ये पहला स्थायी उत्पाद होता है क्रेब्स साइकिल का, या आपका सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं। ठीक, अब एसिटाइल कोए से सिट्रिक एसिड बनने के बीच में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? तो हम देखेंगे कि सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? सिट्रेट एंजाइम। फाइन, मतलब कि यहाँ मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में भी बताया था कि इनके नाम याद करने का बहुत आसान तरीका है कि सिट्रिक एसिड से मिलता जुलता ही उसके एंजाइम का नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम है? सिट्रेट एंजाइम। ठीक है, तो एसिटाइल कोए से सिट्रेट एंजाइम बना, पहली चीज। अब आगे क्या हो रहा है देखो जरा, आगे सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है सिस एकोनिटिक एसिड। ठीक है, सिस एकोनिटिक एसिड जो भी कितना है? 6 कार्बन वाला ही कंपाउंड है। दैट मीन्स कि यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, वी कार्बोक्सिलीकरण नहीं हो रहा है। कार्बन की संख्या में परिवर्तन आया है क्या? नहीं आया है। ये भी 6 कार्बन थे, ये भी 6 कार्बन थे। ठीक है, मतलब कार्बन की संख्या में परिवर्तन कब आएगा? जब हो सकता है वहां से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाए, ठीक है, और या फिर दूसरा कोई कार्बन किसी दूसरे फॉर्म में निकल जाए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक, बट ये जो पूरी जो रिएक्शन है, मतलब सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बनने की जो प्रोसेस है वो एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि यहाँ पर कैटलिस्ट जो है वो Fe2 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है भाई? उत्प्रेरक का मतलब होता है कि ऐसे तत्व या ऐसे आयन जो कि किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, उसको तेज कर देते हैं। ठीक है, कई बार ये कम भी करते हैं, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहा है, ये उसकी गति को बढ़ा रहा है। मतलब मान लो सिट्रिक एसिड जो है सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो 1 मिनट में हो रहा है, तो जो Fe है हमारा वो उसकी गति को, उसकी जो स्पीड है उसको कई गुना बढ़ा देता है, और वो 1 मिनट की बजाय जो है वो आधे सेकंड में या 1 सेकंड में हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव किस तरह से काम कर रहा है? Fe2 पॉजिटिव जो है वो उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चूंकि आयरन जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट सारे ही क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट लगभग सारे कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो जो डी ऑर्बिटल जो है वो खाली होता है। ठीक है, मतलब हाफ फिल्ड होता है, या तो फिर उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयरन जो है उसकी प्रेजेंस के बिना ये रिएक्शन जो है होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, बट उसका जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगा। अकेला एंजाइम जो है एकोनिटेज यही काम करेगा बस वहां पर। ठीक है, एंजाइम भी एक तरह से बायोकैटलिस्ट ही होते हैं। ठीक है, बायोकैटलिस्ट का मतलब देखिए, अब आयरन जो है वो तो एक मेटल है और उसका आयन है Fe2 पॉजिटिव, तो वो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। मतलब कि ये तो एक हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग सब्सटेंस हो गया। ठीक है, बट एकोनिटेज जो है ये तो क्या होता है? ये तो एक एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में बनता है ऑलरेडी। जैसे दूसरी तरीके के एंजाइम्स बनते हैं, वैसे ही एकोनिटेज एंजाइम भी यहाँ पर बनता है, जो कि एक बायो कैटलिस्ट है। ठीक है, बट और ज़्यादा इफिशियंसी के लिए या और ज़्यादा गति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोशिका किसका इस्तेमाल करती है? आयरन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो अगर देखो किसी भी चीज़ का आपको अगर काम पता हो तो उसको याद रखना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको उनके काम भी बताते जा रहा हूँ। एक्सक्यूज में, ये आवाज़ क्या आ रही है सॉन्ग की? भाई अपना
कोई स्टूडेंट जो है वो सिंसियर होकर इस बात को सुनिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर किसी चीज़ का यूज़ पता होगा तो वो आप आसानी से भूल नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सिस एकोनिटिक एसिड जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड में, जो कि इसी का एक आइसोमर होता है। देखिए सिस एक कंडीशन होती है, चलिए हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, आप इतना समझ लीजिए कि ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, समावयवी। समावयवी को केमिस्ट्री में हम कैसे समझ सकते हैं कि ऐसे कोई दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उनका जो मास है वो सेम है, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वैसे ही यहाँ पर क्या है, सिस वाला है और आइसोसिट्रिक एसिड। आप देखेंगे कि दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या दोनों में 6 है। मतलब सिट्रिक एसिड से लेकर आइसोसिट्रिक एसिड तक कोई भी विकार्बोक्सिलीकरण नहीं हो रहा है, कोई भी आपका जो है डीकार्बोक्साइलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी किसका यूज हो रहा है, आयरन का यूज हो रहा है और एकोनिटेज एंजाइम का यूज हो रहा है। एकोनिटेज एक बायोकैटलिस्ट है और आयरन के जो आयन है वो क्या है, वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहे हैं। फाइन। तो आप देखेंगे कि ये तीनों जगहों पर कार्बन का किसी भी तरह का कोई नुकसान हमें नहीं हो रहा है और ना ही हमें यहां से कोई भी एनर्जी जनरेट होते हुई दिख रही है, ठीक है भाई। ऊर्जा भी कुछ नहीं मिली अभी तक हमें, और यहाँ पर आपको ना तो कार्बन का भी कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला है, ठीक। फिर आगे चलो, तो आइसोसिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। आइसोसिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कि यहाँ पर एनर्जी भी आपको बनती हुई दिख रही है और कार्बन का जो है नंबर भी यहाँ पर कम हो रहा है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखो आइसोसिट्रिक एसिड में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। आप देखोगे कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। मतलब कि एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है भाई। जो गैस हम सांस में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ से आ रही है, वो इन्हीं साइकिल से तो आ रही है, ठीक है। कुछ जो है ग्लाइकोलिसिस से आएगी, कुछ यहाँ से आएगी, कुछ आगे वाले साइकिल से आएगी, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होकर इकट्ठी होकर के हमारी सांस के थ्रू और जो है वो बाहर छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब निकलने का क्या हुआ कि यहाँ पर डीकार्बोक्साइलेशन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो उस प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विकार्बोक्सीकरण, मतलब डीकार्बोक्साइलेशन। एक कार्बन की जो है वहां पर कमी हो गई। तो आप देखो यहाँ पर 5 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन। चलो दूसरी बात देखो कि दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो खैर पूरा प्रोसेस ही ऑक्सीडेशन का है। मतलब कि आइसोसिट्रिक एसिड किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में भी बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का अटैच होना, ठीक है, या फिर वहां से हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। और भी बहुत से मतलब होते हैं, पर अभी यहाँ पर हमें किससे मतलब है, हाइड्रोजन के निकलने से। भाई हाइड्रोजन यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है और उस हाइड्रोजन को किसने ट्रैप किया है, किसने पकड़ा है, Na- पॉजिटिव ने, ठीक है। Na- पॉजिटिव ने उसको पकड़ लिया है, उसको ट्रैप कर लिया है, कैच कर लिया है और क्या बना लिया, देखो तो आप जरा, NaDH + H पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ से H2 निकली है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकली है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकली है और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकली है। बट उस हाइड्रोजन गैस को ट्रैप कर लिया जाता है और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, NaDH2, ठीक है, या इसे हम NaDH + H। ये है क्या, ये एनर्जी का फॉर्म है। इससे हमें 3 ATP मिलने वाले हैं। कितने ATP मिलने वाले हैं, 3। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम आगे जाके, ठीक है भाई। देखो इसमें से हाइड्रोजन निकली तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जब इसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। और ये सारे काम कौन करेगा, ये सारे काम आगे वाले साइकिल में होंगे, फाइनल साइकिल में, ठीक है। तो पहली चीज कार्बन भी यहाँ पर निकल गया। दूसरी चीज कि यहाँ Na- पॉजिटिव से NaDH2 बन गया, जो कि एनर्जी यहाँ से हमें मिलेगी। 3 ATP आगे चल के मिलेंगे जब इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे,
ठीक है। फिर आप देखो कि एंजाइम कौन सा यूज हुआ, तो आइसोसिट्रेज डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, आइसोसिट्रेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। मैंने बताया कि एंजाइम भी बायोकैटालिस्ट होते हैं, उसकी प्रेजेंस में जो है आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मतलब फाइनली यहाँ से जो है डीकार्बोक्सिलेशन शुरू हो गया। अब देखो आगे क्या हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोए में। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर भी क्या हुआ देखो तो जरा, 5 कार्बन इसके पास और इसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन। मतलब कि एक कार्बन और क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। मतलब एक और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से पास हो गया है, यहाँ से निकल गया है। एक तो यहाँ पर निकल गया, दूसरा यहाँ पर निकल गया। इसीलिए पहले 6 कार्बन थे, फिर 5 हो गए और अब कितने बचे, 4 बचे। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया और दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रही है कि यहाँ से फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, एक बार हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुई थी, एक बार हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुई। तो हाइड्रोजन जब रिलीज हुई तो उसको ट्रैप करने के लिए कौन आएगा, उसको पकड़ने के लिए कौन आएगा, Na- पॉजिटिव आएगा। और Na- पॉजिटिव उसको कैच करके उसको पकड़ के क्या बना लेगा, NADH+H पॉजिटिव। ठीक है, NADH+H पॉजिटिव या इसे NADH2 भी बोला जाता है। कई बुक्स में आपको NADH2 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो NADH मतलब कि 3 ATP यहाँ से मिल गए अब हमें आगे चल के, और 3 ATP यहाँ से मिल जाएंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुई, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुई, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ निकला, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकला। फाइन। तो इस तरह से 6 कार्बन से जो है 5 हो गए और 5 से जो है वो 4 हो गए। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पर क्या हुआ, विकार्बोनीकरण। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल में कितनी बार विकार्बोनीकरण होता है, मतलब कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन की संख्या कितनी बार कम होती है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर सिर्फ 2 बार कम होती है, सिर्फ। ठीक है, एक बार यहाँ पर कम हुई और एक बार यहाँ पर कम हुई। इसके आगे कार्बन की संख्या कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सक्सिनाइल कोए बन गया। अब सक्सिनाइल कोए जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड। आप देखोगे कि सभी में 4-4 कार्बन है। भाई यहाँ पर भी 4 कार्बन, यहाँ पर भी 4 कार्बन, यहाँ पर भी 4 कार्बन, और मैलिक एसिड में भी 4 ही कार्बन है। तो अब कार्बन की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है, उसका रीज़न सुन लीजिए पहले। तो कार्बन की संख्या इसलिए कम नहीं हो रही है कि भाई हमें बनाना क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसमें कितने कार्बन है, 4। तो मतलब अगर 4 से कम यहाँ पर हो गए तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा क्या, नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमने तो उधार लेके काम शुरू किया था। एसिटाइल कोए ने किससे 4 कार्बन लिए थे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। तो वो 4 कार्बन उसको लौटाने भी पड़ेंगे। और अगर इसमें से अगर आपने कोई भी एक कार्बन कम हो गया तो उसके 4 कार्बन हम लौटा पाएंगे, नहीं लौटा पाएंगे। इसीलिए अब यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो फिर ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बन पाएगा, और अगर ये नहीं बना तो फिर से हमारा क्रेब्स साइकिल जो है वो शुरू नहीं होगा, मतलब कि क्रेब्स साइकिल रुक जाएगा। फाइन, इसलिए अब विकार्बोक्सिलीकरण नहीं होगा। तो चलो देखो फिर क्या हुआ कि 5 से 4 तो हो गए, सक्सिनाइल कोए बन गया। अब सक्सिनाइल कोए से क्या बनने वाला है, सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, सक्सिनाइल कोए किस में बदला, सक्सिनिक अम्ल में। और ये जो इसकी रिएक्शन है, ये जो इसकी अभिक्रिया है, सक्सिनाइल कोए का सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब ये ऊर्जा को रिलीज करती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बट वो एनर्जी जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या करने, उसके पास फॉस्फेट तो है नहीं, तो हमें उसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देना पड़ता है। मतलब सेल जो है हमारी उस एनर्जी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच कर देती है, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और यही एटीपी जो है, ये जो हमें डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्म मिल रहा है इस पूरे साइकिल के अंदर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर तो जो हमें एनर्जी मिली वो इनडायरेक्ट है, मतलब इसको अभी एनर्जी में कन्वर्ट होने में एक स्टेप और लगेगा। बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है, एटीपी का मॉलिक्यूल डायरेक्ट मिल रहा है। और वो किस वजह से मिल रहा है, जबकि सक्सिनाइल कोए जो है कन्वर्ट हो चुका है सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है आपकी, ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब कि यहाँ पर एनर्जी जो है अभिक्रिया से, रिएक्शन से बाहर निकलती है।
ठीक है, और उसी एनर्जी को हमने किसमें स्टोर कर लिया, एटीपी के फॉर्म में, और यहाँ पर हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपनी तरफ से देना पड़ा है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेल ने प्रोवाइड किया और एडीपी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमें एटीपी का एक मॉलिक्यूल डायरेक्टली मिल रहा है। ठीक, चलिए फिर यहाँ पर कार्बन का नंबर सेम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कार्बन में डिकार्बोक्सिलेशन केवल यहीं तक हो रहा है, इसके बाद कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। ठीक, तो सक्सिनाइल कोए फाइनली कन्वर्ट हो चुका है सक्सिनिक एसिड में। ठीक, आगे चलो तो क्या हो रहा है, आगे हमारा सक्सिनिक एसिड जो है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों में कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन का जो नंबर है वो 4 है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, FAD कन्वर्ट हो रहा है किसमें, FADH2 में। मतलब कि ये भी एक तरह से एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो कि FAD कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर NAD था वैसे यहाँ पर क्या है, FAD, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 में। मतलब कि फिर से आप बताइए कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखोगे आपकी हाइड्रोजन निकल रहा है भाई, ये FAD जो है इसके साथ H2 लग गया, जैसे कि NAD के साथ क्या लग गया था, ये H लगे थे 2 H, वैसे ही FAD के भी साथ H लग गया। मतलब कि ये जो प्रोसेस है जिसमें कि सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इसके अंदर हाइड्रोजन जो है बाहर रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, और उस हाइड्रोजन को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए FAD आता है, और वो FAD किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 में। मतलब कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स को वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। फाइन, चलिए तो देखो बेसिकली तो ये पूरा साइकिल ही ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बट आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजन का यूज़ हमने नहीं किया है, केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर हमने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का रिलीज होना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रही, मतलब इसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो फिर आगे, तो फाइनली हमारा 4 कार्बन का सक्सिनिक एसिड जो है वो 4 कार्बन के फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, आगे चलेंगे तो फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड अगेन मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन वाला एटम है, या 4 कार्बन वाला ही एक एसिड है। कार्बन की संख्या में परिवर्तन यहाँ पर भी नहीं होगा, बट यहाँ पर आप देखोगे कि H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल रहा है, और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एंजाइम मतलब बायोकैटलिस्ट, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जिसमें फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, कार्बन के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, अब फाइनली हम देखो, वैसे तो जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बट हमें चूंकि जो हमने ऑक्जेलिक एसिड से, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से 4 कार्बन लिए थे, वो कार्बन हमें लौटाने पड़ते हैं, इसलिए इस तरफ का ये पूरा साइकिल फिर से होता है, और फाइनली वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो मैलिक एसिड अब किस में कन्वर्ट होने वाला है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, और यहाँ पर मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। और फिर से देखो यहाँ पर क्या हुआ, NAD पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हुआ, NADH+H पॉजिटिव। मतलब कि यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन जो है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। हाइड्रोजन रिलीज हुई मीन्स इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आप देखोगे ना, डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रही है, निकल रही है। तो एंजाइम का नाम भी क्या रख दिया उन्होंने, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिससे कि हाइड्रोजन बाहर निकले, हाइड्रोजन रिलीज हो। तो NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो चुका है, और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर, जिसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और फिर यही कार्बन कौन ले लेता है वापस से, एसिटाइल कोए ले लेता है, और फिर से ये साइकिल जो है वो आपका शुरू हो जाता है। ठीक, मतलब कि पायरुविक एसिड जो है एसिटाइलेशन के थ्रू एसिटाइल कोए बना, और एसिटाइल कोए फिर पूरा जो है साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। फाइन, अब फिर से मैं आपको पूरा साइकिल एक बार फिर से इसकी समरी बता देता हूँ, शॉर्ट में इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शुरू कहाँ से हुआ। देखो कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि जो क्रेब्स साइकिल है वो पायरुविक एसिड से शुरू हुआ है, बट
ये ऐसा नहीं है। क्रेब्स साइकिल कहाँ से शुरू होता है? एसिटाइल कोए से शुरू होता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए कैसे बनता है? वो बनता है एसिटाइलेशन के थ्रू, एसिटिलीकरण की क्रिया के थ्रू, ठीक है। तो एसिटिलीकरण के कारण पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद था, ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट था, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए के पास कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। उसको 4 कार्बन और चाहिए क्योंकि उसको क्या बनाना है? सिट्रिक एसिड बनाना है। तो 4 कार्बन वो किससे लेता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर आप कहोगे कि भाई ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तो इसी में बन रहा है, तो ये साइकिल शुरू होने से पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ से आया? तो सेल में पहले से जो अवेलेबल है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वहाँ से उसने 4 कार्बन उठाए और फिर वो अपना साइकिल शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिया, मतलब 4 कार्बन लिए और यहाँ से शुरू हुआ। तो पहला जो स्थायी उत्पाद है, पहला जो आपका स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। और सिट्रिक एसिड जो है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब उसमें 6 कार्बन होते हैं। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और फिर आगे चलोगे तो सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? सिस एकोनिटिक एसिड में, जो भी जिसके पास भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुई और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट मतलब आयरन का भी यहाँ पर यूज हुआ है, जो कि अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, अभिक्रिया को जो है कैटेलाइज करता है, ठीक है। अब आगे देखो तो सिस एकोनिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? आइसोसिट्रिक एसिड में। ये दोनों आइसोमर है और यहाँ पर भी आयरन यूज हुआ, यहाँ पर भी आयरन यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी सेम एंजाइम है, यहाँ पर भी सेम एंजाइम है, मतलब कि यहाँ पर दोनों जगह पर एक जैसी जो है रिएक्शन हो रही है और फाइनली क्या बन गया? आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमें ना तो एनर्जी का कोई मॉलिक्यूल मिला, ठीक है, और ना ही आपको कार्बन का कोई विकार्बोक्सिलीकरण मिला, मतलब कार्बन की संख्या भी कम नहीं हो रही है और ना ही कोई एनर्जी आपको मिल रही है, ठीक। देखो एनर्जी कब मिलेगी? जब वो प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। तो टूटना कहाँ से शुरू हुआ? अब वो यहाँ से टूटना शुरू हुआ। देखो तो 6 कार्बन किस में कन्वर्ट हो गए? 5 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन हुआ है मतलब अब यहाँ से क्या मिलेगी? यहाँ से ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको एनर्जी मिल रही है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी, जिसको ट्रैप करने के लिए आएगा Na D पॉजिटिव और वो उसे ट्रैप करके क्या बनाएगा? NaDH प्लस H पॉजिटिव, मतलब NaDH2। साथ ही यहाँ कार्बन का नंबर कम हुआ है, मतलब कि एक कार्बन किसके फॉर्म में निकल गया? CO2 के फॉर्म में, ठीक है। अब आप देखोगे कि ऑक्सीजन से उसने कंबाइन होकर के CO2 बना लिया और वही ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ मिलकर CO2 बनी और वही CO2 जो है वो ब्लड के साथ होती हुई लंग्स में जाती है और लंग्स उसको बाहर निकाल देता है, रिलीज कर देता है, ठीक। फिर आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया इस पूरी रिएक्शन के थ्रू और इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 5 बचे। आगे देखो तो फिर से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो 5 कार्बन वाला था वो किस में कन्वर्ट हुआ? 4 कार्बन में, मतलब सक्सिनाइल कोए बना, ठीक है। अब जब यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा तब तक हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। देखो एनर्जी कितनी तरह से मिल सकती है, या तो कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा तब आपको वहाँ से एनर्जी मिल सकती है, या फिर वो कंपाउंड भले ही उसमें कार्बन का नंबर भले ही कम ना हो बट फिर भी वो नेचर वाइज जो है वो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, जैसे कि यहाँ पर होता है। इसका स्वभाव है अभिक्रिया का कि ये क्या उत्पन्न करती है? ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो इसीलिए यहाँ से भी हमको एनर्जी मिल जाती है। तो फाइनली अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में, साथ ही में हाइड्रोजन रिलीज करता है जिसे फिर से ट्रैप करने के लिए Na D पॉजिटिव आता है और वो उसे NaDH2 में कन्वर्ट कर देता है, साथ ही में CO2 का एक मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक। फिर सक्सिनाइल कोए किस में कन्वर्ट हुआ? सक्सिनिक एसिड में। और ये रिएक्शन कैसी है? मैंने बताई थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है। तो उस ऊर्जा को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? ADP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ यहाँ आता है और ATP में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्रेब्स साइकिल में मिलने वाला डायरेक्ट ATP कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ से सीधा सीधा जो ATP का मॉलिक्यूल आपको कहीं मिलेगा पूरे क्रेब्स साइकिल में, तो कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फिर आगे चलो तो आगे फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब फिर से हाइड्रोजन रिलीज हुई, मतलब कि FAD फिर से आया और FADH2 उसने बना लिया और सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से कार्बन का नंबर बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उधार लिया है वो चुकाना तो पड़ेगा। मतलब जो 4 कार्बन
कार्बन थे वो वापस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड को वापस करना पड़ेंगे, तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक, आगे देखो, फ्यूमरिक एसिड फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड में, जो कि फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है। और मैलिक एसिड जो है किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, जो कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है, जो कि डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से भी क्या हुई है, रिलीज हुई है, और उस हाइड्रोजन को ट्रैप करने के लिए Na-D पॉजिटिव Na-DH+ में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, जहाँ पर भी आपको Na-D या Fa-D मिले, मतलब कि वहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन वहाँ से निकल रही है, और हाइड्रोजन निकलने का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और जहाँ से आपको CO2 निकलती दिखे, मतलब कि वहाँ पर कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में कम होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है 2 जगह, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो साइकिल को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो ये पूरा हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एटीपी काउंट हम देख लेते हैं कि एटीपी कितने बने, मतलब भाई ये काम पूरा तामझाम करने का हमें कुछ फायदा तो होना चाहिए। सेल इतना कुछ कर रही है तो किस लिए कर रही है, एनर्जी गेन करने के लिए। हम भी कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिले इसीलिए करते हैं, तो सेल को भी आउटपुट मिलना चाहिए। सेल का आउटपुट क्या है, एनर्जी। तो अब हम ये काउंट करेंगे कि इसमें एनर्जी हमें कितनी मिली। ठीक है, तो देखो जरा इधर आ जाओ कि एनर्जी जो है हमें 3 जगह तो Na-DH+ मिल रहा है। देखो जरा गिनो कहाँ कहाँ मिल रहा है। एक बार मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जब पहली बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो एक Na-DH2 बना। ठीक है, दूसरी बार मिल रहा है यहाँ पर जब फिर से एक बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो फिर से हमें Na-DH2 मिला। ठीक है, और तीसरी बार हमें मिल रहा है यहाँ पर फिर से NaDH जो है हमें NaDH2 मिलता है, मतलब 3 NaDH2 हमें मिले। और एक NaDH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो कितने एटीपी फॉर्म करता है, 3 एटीपी फॉर्म करता है। हालांकि ये जो दोनों एनर्जी है ये कैसी है, ये इनडायरेक्ट है, अभी इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट कम होगी अगले वाले साइकिल में जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये कंप्लीट होगा। तो NaDH2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनाएगा, 3। तो यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल है, तो एटीपी कितने बनेंगे, 9 एटीपी बनेंगे। मतलब ऊर्जा की कितनी इकाइयाँ बनी, 9 इकाइयाँ। तो NaDH2 से 9 बनी। फिर FADH2 कितना मिला आपको, देखो जरा, तो FADH2 तो एक ही जगह बन रहा है बस, जब एसिड जो है फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर FADH2 मिल गया। FADH2 मतलब कि 2 एटीपी, एक FADH2 मतलब 2 एटीपी, तो यहाँ पर 2 एटीपी, और एक एटीपी जो है वो डायरेक्ट मिल रहा है कहाँ पर, यहाँ पर, तो वो एक एटीपी भी हमने लिख दिया। तो टोटल कितने एटीपी हो गए, 12 एटीपी। 9 + 2 + 1 मतलब 12। मतलब एक सिट्रिक अम्ल का जो चक्र है या क्रेब साइकिल जो है उसके अंदर आपको 12 एटीपी का फायदा होता है। 12 एटीपी अणु आपको वहां से मिलते हैं, 12 एटीपी आप वहां से गेन करते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो आपका एसिटाइलेशन है अगर उसको भी काउंट कर लिया जाए, भाई सिट्रिक एसिड कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक जब पूरा घूम के आया तो कितने एटीपी बने, 12। बट पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में तब भी एक NaDH पॉजिटिव बन रहा है, NaDH2 तब भी बन रहा है। मतलब कि अगर ये वाले एटीपी को भी जोड़ लिया जाए तो NaDH2 एक और आ जाएगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, बट वो लिंक रिएक्शन है, मतलब कि वो इसमें सम्मिलित अभिक्रिया नहीं है, वो अलग अभिक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल कोए में। तो अगर विथ लिंक रिएक्शन आपसे पूछा जाए, ठीक है, मतलब कि आपको अगर पूछा जाए कि पायरुविक एसिड से लगा के पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, तो 15, और अकेले सिट्रिक एसिड में कितने बन रहे हैं, तो 12। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सेल के, इसकी लोकेशन भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ पर हो रहा है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि अच्छा, अगर इस पे लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, मतलब कि एक तरह से तार्किक प्रश्न अगर पूछा जाए तो क्या पूछ सकते हैं कि भाई सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मतलब ये सेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके मैट्रिक्स में हो रहा है। मतलब कि अगर किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर क्रेब साइकिल कहाँ होगा। भाई होता है ना कि जो अनडेवलप सेल थी, जो जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं,
सेल दो टाइप की होती है, एक तो यूकैरियोटिक है और एक कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गन अच्छे से वेल डेवलप है, ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, उसके अंदर जो है राइबोसोम भी है, सारी चीज़ें हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका मतलब होता है कि उसमें सेल ऑर्गन डेवलप नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर सेल ऑर्गन अवेलेबल नहीं है। तो फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही अवेलेबल नहीं है उसके अंदर, तो क्या उसके अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल परफॉर्म होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तार्किक प्रश्न है, मतलब कंसेप्शनल क्वेश्चन है कि क्या ऐसा होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि बिल्कुल होगा। बट वो जो आपका जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पर परफॉर्म होगा भाई, जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो कहाँ होगा, वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। जब दूसरी चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ पर होगा, वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही होगा। मतलब वहाँ ग्लाइकोलिसिस भी सेल के साइटोप्लाज्म में होगा और क्रेब्स साइकिल भी सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। बट यूकैरियोटिक सेल में जो आपका क्रेब्स साइकिल है वो किस में परफॉर्म होने वाला है, वो होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फाइन, तो ये था पूरा क्रेब्स साइकिल। अगर आप किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है।